So starting with the concept of arrays, we are going to cover them in C++ language. So इसका concept build करने के लिए पहले हम एक example scenario देखते हैं, ठीक है? So the reason why we need arrays, consider a situation जहाँ पे हमें 5 integers चाहिए होंगे और अगर हमने integers declare करने हो तो in normal scenario what we are going to do is कि हम main function लिखेंगे और उसमें हम 5 integers इस तरीके से declare कर लेंगे, ठीक है? आफ्टर डिक्लेयरिंग दीज वेरिएबल्स इट्स प्रीटी सिंपल, हम उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल नेम इज़ आवर ओन चॉइस. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5 करके इस तरीके से वेरिएबल के नेम्स रखे हुए. इट्स चॉइस ऑफ द डेवलपर कि वो जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहें वो रख सकते हैं. दिस इज़ ईजी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमने स्टोर करनी है वो लिमिटेड है ओनली टू 5 नंबर्स. नाउ लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे हमें 500 इंटीजर्स स्टोर करने हो या डिक्लेयर करने हो. तो इस सिनेरियो में हम क्या करें? शुरू हो जाएं. वेरिएबल्स डिक्लेयर करना. अगर हम ये काम करना चाहें तो इट्स सिंटेक्स वाइज पॉसिबल. यस, 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उनको स्टोर करते जाएं आप मेमोरी में, कोई इशू नहीं है. लेकिन ये कि इट्स नॉट अ रॉबस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग जहाँ पे हमारे पास जो है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो जो कि इस तरह की लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप. वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमने सारे के सारे इंटीजर्स ही स्टोर करने हैं, ठीक है? अगर 500 वैल्यूज है तो 500 इंटीजर्स हैं. अगर 500 वैल्यूज है तो 500 की 500 कैरेक्टर्स होने चाहिए. द ओनली रिक्वायरमेंट विद द एरेज इज कि डेटा टाइप आपकी सेम हो. इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि a large number of values having the same data type, तो फिर हमारे पास एरेज का फीचर अवेलेबल है जिसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम एक डेटा सेट क्रिएट करें जिसका नेम सेम हो और वो अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो. और सेकेंडली ये कि हम उनमें से हर एलिमेंट को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हों. इन द प्रीवियस एग्जांपल आप देखें कि जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम वेरिएबल 1 को यूज़ करना चाहें तो हम इसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं. हम वेरिएबल 10 को यूज़ करना चाहें तो हम इसको भी इजीली बाय नेम रेफरेंस कर सकते हैं. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? द ओनली डिफरेंस इज कि जब मेमोरी में ये वेरिएबल्स इस तरीके से डिक्लेयर हो रहे होते हैं तो इसकी कोई कॉन्टिन्यूस स्टोरेज बिल्ड नहीं हो रहा होता. ये नंबर 1 हमारे पास मेमोरी में यहाँ पे प्लेस्ड होगा. इट्स पॉसिबल कि नंबर 2 किसी और लोकेशन पे हमने सेव कर लिया क्योंकि रैंडमली स्पेस एलोकेट हो रही होती है हमारी मेमोरी में, ठीक है? सो नंबर 3 इट्स पॉसिबल कि इस तरीके से आप स्टोर करें. सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एरेज इज not only storing large number of values but also storing them in a particular order कि continuous storage space within the memory हम assign कर रहे होंगे. वेरिएबल 1 यहाँ पे होगा, वेरिएबल 2 नेक्स्ट स्पेस पे होगा, वेरिएबल 3 नेक्स्ट स्पेस पे एंड सो ऑन जितने भी आपके कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होंगी. इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स और अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स of the same type, and each variable can be referenced by a common name, and still you have the option to access one of the elements of this collection individually. This is the syntax for declaring an array. आप डेटा टाइप देंगे कि किस टाइप की कलेक्शन है. यहाँ पे इंटीजर, चार, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, देयर इज एन अदर ऑप्शन जो जिसमें आप क्लास टाइप डेटा टाइप के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं जितनी भी हमने पढ़ी है, ठीक है? देन एरे नेम आएगा एंड एरे नेम इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि डेवलपर की चॉइस है. यहाँ पे नेम सेलेक्ट करते हुए ऑल द रूल्स जो कि हम आइडेंटिफायर सेलेक्ट करते हुए अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, okay? And then this square bracket is part of the syntax, and within the square bracket आप एक integer value देते हैं which is going to be the size of array. By size of the array I mean कि collection में कितने number of variables होंगे, okay? So as example let's say कि एक हमने array declare किया है जिसकी data type is integer, ठीक है? सेकेंड प्लेस पे हमारे पास स्पेस के बाद है array name. So इस array का name है roll numbers. And then we have a set of square brackets, and within the square brackets I'm telling the size of this particular collection. So we have 100 elements in this particular collection, and all the elements are of the same type which is integer. Then we have another array जिसका नाम destinations है और इसकी data type क्या है? Float, okay? And what is the size of this array?
25. Okay. Another array. So explaining this particular example, just all elements are going to be integers. Name of the array is marks and it is going to store 500 elements, that is 500 integers within this particular array. So अगर हम array को pictorial representation में within the memory देखना चाहें तो it is going to be something like this कि आपकी first value is going to be here, second, third, fourth in a continuous memory space. So जब भी आप array को declare करेंगे तो because of the size of that particular array उतनी values का storage location आपके पास reserve हो जाएगा. अब it's not important कि ये 10 की 10 values इसमें added हों इस memory location पे, but ये कि still आपके पास memory में वो particular space reserve हो जाएगी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर देखिए जो मेमोरी स्पेस रिजर्व हो रही है हमारे पास उसमें अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों हैं कि अगर तो आपकी सारी की सारी मेमोरी स्पेसेस फिल्ड हैं तो दैट इज लाइक एन अपसाइड कि आपकी कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं हो रही एंड इट्स बीन रिजर्व्ड इन द मेमोरी. लेकिन अगर लेट्स से कि आप एन एरे ऑफ 500 इंटीजर्स क्रिएट कर लेते हैं बट उस 500 इंटीजर्स में से ओनली 10 वैल्यूज आपने डिक्लेयर करनी है या 10 वैल्यूज डिफाइन करनी है देन it is going to be a wastage of a lot of space within the memory. ठीक है, अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं ऐसे डाटा के कि फ्यूचर में इतनी वैल्यूज आएंगी कि आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप 500 वैल्यूज के लिए स्टोरेज स्पेस रिजर्व कर लें, सो इट्स काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर टू सी कि आपका प्रोग्राम ऐसे इवॉल्व करेगा कि उसको इतनी स्पेस चाहिए होगी या ये कि यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑल द स्पेस विद इन द मेमोरी. ठीक है, सो एरे का साइज सेंसिबली चूज करना है कि आप के डेटा की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी विद इन द मेमोरी और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एरे साइज इनिशियलाइज करना चाहिए. ओके, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इंडेक्स. इंडेक्स हम उस चीज़ को कहते हैं जो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं. अगर तो आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे कि आपने डेटा टाइप लिखी हुई है, एरे नेम लिखा हुआ है एंड देन यू आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट टेल्स यू कि दिस इज द साइज ऑफ द एरे. ठीक है, लेट्स से कि अगर हम यहाँ से डेटा टाइप रिमूव कर दें और जस्ट एरे नेम अलोंग विद दिस पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ होगा तो इट डज नॉट मेंशन द साइज ऑफ द एरे, इट टेल्स यू कि ये कौन से एलिमेंट नंबर विद इन द एरे रेफर किया जा रहा है. सो द एलिमेंट नंबर इज रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एरे इंडेक्स नंबर. ठीक है, एंड एरे इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू रेफर टू दैट पर्टिकुलर आइटम नंबर. सो जैसे अगर ए ऑफ आई लिखा हुआ है जस्ट, अब देखें इसके इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ डेटा टाइप नहीं लिखी हुई. ठीक है, सो दैट मीन्स कि अब हम एरे डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम विद इन द एरे एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं या उसमें कोई न्यू वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो अगर हम ए ऑफ आई एज अ जनरल एक्सप्रेशन लिखें और अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 5 सेट कर दें तो दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू द फिफ्थ एलिमेंट विद इन द एरे. ठीक है, एंड इफ वी सेट इट टू I equals to 123, so it is normally treated as it is referring to the 123rd element within the array. लेकिन the important thing to note is कि array indexes जो हैं वो हमेशा 0 से start होते हैं. जो first element होता है उसका index number हमेशा 0 होगा. So to further explain this concept यहाँ पे देखें कि अगर array का size 10 था तो जब हम memory में 10 continuous spaces reserve कर रहे हैं तो even this element is going to be called as the first element, but जो array index number लिखा हुआ है that is written as 0. So in the most programming languages, in almost all programming languages, I should not say most, all programming languages, the first element within the array is referred by the index number 0. Okay, so consider it hard coded within all the programming languages कि आपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट जब भी एक्सेस करना होगा तो उसको 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे. अगर आप 1 इंडेक्स नंबर से, बेशक आप 0 इंडेक्स नंबर ना यूज करें, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर ना करें, बट मेमोरी में ये पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व जरूर हुई होगी. ठीक है, बेशक वो आप यूज नहीं करते या आप उसको एम्प्टी रहने देते हैं. एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम 1. तो देखें अगर 10 वैल्यूज थी और आप 0 से स्टार्ट करें तो नेचुरली जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो साइज से 1 लेस होगा. ठीक है, so we are starting with, actually there are 10 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but अगर आप इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली इट इज गोइंग टू एंड ऑन 1 लेस देन द टोटल साइज ऑफ द एरे. तो अगर हम साइज ऑफ एरे 500 कह रहे हैं, what is going to be the index number of the last element? 499. Okay, so this is the part जहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डेटा टाइप देंगे, एरे नेम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एरे साइज देंगे.
ठीक है। सो अगर आपने लेट्स से विद इन दिस पर्टिकुलर एरे, ये दिस वाज द पार्ट जहाँ पे एरे डिक्लेयर हो रहा है बट डिफाइन नहीं हो रहा, देयर इज नो वैल्यू विद इन द दिस पर्टिकुलर एरे इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। सो अगर आपने एक एरे एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी होती है तो आप एरे नेम देते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गिव द वैल्यू जो कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना चाह रहे हैं। सो AR3 does not mean कि this is going to be an array of size 3 is going to be declared. It means कि ये जो AR array था इसका इंडेक्स नंबर 3 फेच करें, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 3 by definition, by concept we know कि इंडेक्स numbers always start from 0. So that means कि first element, it's not the second element, it's not the third element, it is actually the fourth element, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू रेफर टू द फोर्थ एलिमेंट और इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे वैल्यू गिवन होगी वो हम मेमोरी में ओवरराइड करके स्टोर कर लेंगे। सो तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको एरे डिक्लेरेशन की दिखाई थी, like this, if you are only declaring a variable that means there is no value within that particular memory location. This is another representation कि अगर आपका array size is bigger than your requirement, कि आपने array initialize 100 elements पे किया था but you are only storing 5 values, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि you start from index number 0 go up till index number 4 और आप in a continuous location value store कर रहे हैं। It is also allowed कि आप randomly values assign कर लें, index number 0 पे 53 store कर लें, ठीक है। and then यहाँ पे instead of giving index 1 आप यहाँ पे इंडेक्स 10 दे दें, ठीक है। और यहाँ पे 79 लिख दें। सो आपकी रैंडमली भी विद इन अ पर्टिकुलर एरे वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं, इट्स चॉइस ऑफ द डेवलपर एंड इट इज आल्सो अलाउड। सो एज्यूमिंग कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है विच इज ऑफ साइज 10 एंड देन देयर आर सर्टेन इंटीजर वेरिएबल्स जो कि हमने डिक्लेयर किए हैं i, j and k और उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया। i हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 7, j हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 2, k हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 4। ओके, सो एज्यूमिंग कि हम फर्स्ट एरे एलिमेंट को कोई वैल्यू असाइन करना चाहें विच इज 1, तो दिस इज गोइंग टू बी द सिंटैक्स एरे नेम, इंडेक्स नंबर जिस लोकेशन पे आप स्टोर करना चाह रहे हैं वैल्यू एंड दैट वैल्यू जो कि आप उस लोकेशन पे स्टोर करना चाह रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद इन योर C++ कोड मेमोरी में दिस इज गोइंग टू हैपन। इंडेक्स नंबर 0 पे दिस इज द इंडेक्स नंबर, द वैल्यू 1 is going to be stored. Okay, so let's go ahead. Now this is also allowed कि आप array index number जो लिख रहे हैं it can be a variable too. So आप array name दें, within the square brackets you are going to give the name of that particular variable, ठीक है। Please note कि यहाँ पे you are only giving the name of the variable, variable की data type नहीं आएगी, ठीक है। That is the case कि जब भी आप variable access कर रहे होते हैं तो you only use the identifier of that particular variable, not the data type of that variable again, ठीक है। So I यहाँ पे क्या है, value of I is 7, so that is to say कि ये AR index number 7 यहाँ पे replace हो जाएगा and we are going to set it to 5. So memory में हमारे पास index number 7 कहाँ है, on this particular location and we are storing 5 on this location. एरे को वैल्यू इस तरीके से भी असाइन की जा सकती है कि आप डायरेक्टली एक वैल्यू असाइन करें या फिर ये कि आप कोई और वैल्यू एरे एलिमेंट की पिक करेंगे, सम अरिथमेटिक ऑपरेशन आप उस पर रन करें और फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर लें। सो यहाँ पे j इज अ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 2 here, so this is going to be कि array index number 2 पे we are going to store the result of this particular expression. So it is allowed कि जब आप array element को value assign कर रहे हो तो right hand side पे कोई mathematical operation या कोई computational process हो सकता है, बट ये कि उस computational process का end result आपके पास array में store किया जाएगा। So here AR of I we are also using another element of the same array, name same है, that means कि इसका कोई और element और उसकी value हम pick करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे और जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर कर लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर इज, दैट मींस कि दिस इज AR ऑफ I. AR ऑफ I पे हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, दैट मींस I इज द 7, AR ऑफ I पे हमने 5 स्टोर किया था इन द प्रीवियस स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 3 एंड 5 प्लस 3 इज 8। ओके, सेम इज द केस के अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज कर रहे थे
for defining the index or for telling or mentioning the index of an array. इसी तरीके से इट इज़ अलाउड कि आप इसी इंडेक्स पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन यूज़ कर सकें, इवन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसका रिजल्ट जो है एक तो ये कि इंडेक्स नंबर की रेंज में हो, कि यहाँ पे 0 से लेके 9 तक इंडेक्स नंबर मेंशन्ड है, तो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा ना हो कि वो इंडेक्स ओवरफ्लो हो जाए या फिर ये कि इंडेक्स अंडरफ्लो हो जाए, ठीक है। और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसका रिजल्ट डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करते। आप 0.5 एज एरे की फर्स्ट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे इट इज़ मस्ट कि हमेशा इट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इट शुड बी अ होल नंबर। सो ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ ऑल्सो अलाउड कि आप फिर से मल्टीपल एरे एलिमेंट्स पिक करें और उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, ठीक है। सो AR of I इज गोइंग टू बी एरे एलिमेंट नंबर 7, दिस वैल्यू। सो मेमोरी में इसकी वैल्यू इज 5 एंड देन AR of 0 मेमोरी में इसकी वैल्यू इज 1, ओके। एंड यहाँ पे J की वैल्यू वॉज 2, 2 + 1 मीन्स कि हम एरे इंडेक्स नंबर 3 को रेफरेंस करेंगे और इसको रेफरेंस करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टोर 6 ओवर है, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर 3 पे वी हैव स्टोर्ड 6 है। एरे इंडेक्स नंबर 1 पे अगर हम लेट से कि सी आउट विद एन इंसर्शन ऑपरेटर और एरे इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट करवाना चाहें तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए। जब एरे एलिमेंट्स अनइनिशियलाइज्ड होते हैं और आप उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो द बिहेवियर ऑफ द कंपाइलर इज रेफर्ड टू एज अनडिफाइंड। बाय अनडिफाइंड वी मीन कि हमने अभी एरे एलिमेंट को वैल्यू को असाइन नहीं की, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस देम और वी आर ट्राइंग टू यूज देयर पर्टिकुलर वैल्यू। सो इन दैट केस येस, हमारे पास या तो गार्बेज वैल्यू आएगी या हमारे पास जीरो आएगा, और उस जीरो को भी हम एज अ गार्बेज वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये कि वी डोंट नो कि वेदर दिस इज द करेक्ट वैल्यू और दिस इज सम काइंड ऑफ गार्बेज वैल्यू। एरे इनिशियलाइजेशन कर किन किन तरीकों से सकते हैं, ठीक है। दिस वाज जो हमने प्रीवियसली मेथड देखा है उसमें हम एक ही एरे एलिमेंट को पिक करें हैं और हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करें। इट इज़ पॉसिबल कि आप मल्टीपल एरे एलिमेंट्स को एट द सेम टाइम इनिशियलाइज कर सकें। सो उसके 3 मेथड्स हैं, 3 मेजर मेथड्स हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट मेथड इज कि आप एक एरे इंडेक्स नंबर मेंशन करें, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें और कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करें, ठीक है। सो ये आपका काइंड ऑफ मैनुअल मेथड हो जाएगा कि जितने भी आइटम्स हैं उनको आप मैनुअली 1 बाय 1 एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करें। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर इनिशियलाइजिंग अ पर्टिकुलर एरे। Another method of initializing a particular array is कि आप initializer list वाला मेथड यूज करें, और इस लिस्ट में ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा टाइप, array name, square brackets and size of the array mention करते हैं, और on the right hand side आप set of curly brackets देंगे और comma separated list of values दे देंगे। देखें 1 2 3 4 5 all are separated by comma, that means index number 0 पे 1 स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 2 स्टोर हो जाएगा, देन 3 4 5 ऑनवर्ड्स 0 से स्टार्ट होगा एंड अप टिल इंडेक्स नंबर इज गोइंग अप टिल 4। व्हाट कैन हैपन इज कि एरे एलिमेंट्स जो हैं हमने सॉरी साइज ऑफ द एरे हमने 5 डिफाइन किया है, बट ये हम जस्ट फर्स्ट 3 वैल्यूज दे रहे हैं, हम 4 एंड 5 नहीं लिख रहे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के आगे जस्ट 1 2 3 लिखा हुआ है। इन दैट केस हमारे पास क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके सारे के सारे राइट हैंड साइड के आइटम्स जो हैं वो बाय 0 इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने जस्ट फर्स्ट 3 वैल्यूज दी हैं, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज मैंने नहीं दी, तो वो बाकी सारी की सारी 0 सेट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेट्स से कि एरे का साइज 5 था और मैंने यहाँ पे कॉमा के साथ 6 भी लिख दिया है, तो दिस इज अ सिंटैक्स एरर बिकॉज एरे साइज इज ओवरफ्लोइंग। Array is going to accept only 5 values, but I'm giving 6 or 7 or more values over here, ठीक है। So these 2 points are important. Okay, so अब देखिए इनिशियलाइजर लिस्ट मेथड हम देख रहे हैं। तो लास्ट स्लाइड पे एक छोटी सी डिटेल थी जिसको मैंने स्किप किया था डेलिबरेटली, कि अगर आप सारे के सारे एरे एलिमेंट्स को 0 सेट करना चाह रहे हो तो यू कैन डू दिस, कि आप एरे एलिमेंट 5 दे रहे हैं और जस्ट फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू सेट कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप रिमेनिंग एलिमेंट्स लिस्ट में मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे 0 सेट हो जाते हैं। सो इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स ऑन 0, तो दिस इज द डिफॉल्ट वे ऑफ डूइंग इट। इससे क्या आपको फायदा हो जाएगा कि वो जो हम गार्बेज वैल्यू वाला एक प्रॉब्लम कह रहे हैं कि गार्बेज वैल्यू
किसी भी एरे एलिमेंट पे सेट नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट हमने सारे एलिमेंट की इनिशियल वैल्यूज 0 सेट कर दी हैं, तो हमारे पास कभी भी वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका एरे एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं हुआ था और आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे थे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, वी आर गिविंग द साइज ऑफ द एरे ओवर हियर, और अगर आप साइज ऑफ द एरे नहीं देते तो इट्स अलाउड कि आप राइट हैंड साइड पे इनिशियलाइजर लिस्ट एक दे दें, और बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द इनिशियलाइजर लिस्ट आपका एरे या आपका कंपाइलर बाय डिफॉल्ट या रन टाइम पे पिक कर लेगा कि इस एरे का टोटल साइज कितना सेट होना चाहिए मेमोरी में, क्योंकि आपके पास एक इनिशियलाइजर लिस्ट अवेलेबल है और उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अनदर मेथड ऑफ इनिशियलाइजिंग द एरे इज कि आप लूप्स यूज करें और आप बाय परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन विद इन द लूप बॉडी आप एरे को साथ साथ कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते जाएं। सो आई एम इनिशियलाइजिंग द एरे बिफोर लूप, क्योंकि अगर विद इन द लूप में एरे इनिशियलाइज करूंगी तो हर टाइम n के नाम से एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम डिफाइनिंग एन एरे जिसका नेम इज n एंड द साइज ऑफ द एरे इज 10, एंड आई एम यूजिंग अ लूप काउंटर कि हम फॉर लूप यूज करेंगे, 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे अप टिल 9 जाएंगे, और हम हर एरे इंडेक्स नंबर पे 0 ही स्टोर कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू एज 0 स्टोर किया, अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू एज आई भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना इंडेक्स नंबर होगा वही वैल्यू भी होगी, इंडेक्स नंबर 0 पे 0 होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 1 होगा, इंडेक्स नंबर 2 पे 2 होगा, एंड सो ऑन अप टिल 9। ओके, सो एज अ प्रैक्टिस लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक इस तरह का प्रोग्राम हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। क्या हम इस प्रोग्राम को करते हैं ड्राई रन। वी हैव आई इन मेमोरी एंड आई इज जस्ट अ वेरिएबल, इट्स नॉट एन एरे। सो ये मेमोरी में इस तरीके से डिक्लेयर हो गया है, बट इसकी इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एन एरे जिसका हमने नेम रखा है ARR, साइज इज 5, सो दैट मीन्स कि वी आर रिजर्विंग 5 स्पेसेस फॉर 5 इंटीजर्स, एंड वी आर ओनली टेलिंग कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 1, ठीक है। सो अगर हमारे पास लेसर नंबर ऑफ वैल्यूज इनिशियलाइजर लिस्ट में होती हैं तो हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को किस पे इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 पे, ओके। सो जब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 पे इनिशियलाइज कर लेंगे तो हमारे एरे की स्टेट ऐसे चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ फॉर लूप, आई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई को हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 0, ठीक है, और कंडीशन इज आई लेस देन 5, यस आई लेस देन 5 राइट नाउ। वी गो अहेड, एरे की वैल्यू हमने फेच की और 1 हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। आई को इंक्रीमेंट करें, आई की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी। टेस्ट द कंडीशन, 1 is less than 5, condition is true, we go into the loop body and now we fetch this element from array and 0 is going to be displayed on the screen, so onwards 3 more iterations, 3 more zeros onto the screen, or 1 0 0 0 0 is the correct answer. Okay, within the slides I have added 2 exercises for you guys, ठीक है। The first exercise is कि you have to take 10 character inputs from the user और उनको array में store करवाना है। This is going to be the first step कि आप 10 के 10 array elements initialize करवाएंगे by taking input from the user। जब आपकी 10 के 10 array elements initialize हो जाएंगे तो उसके बाद you have to run a loop और आपने सारी की सारी values जो कि user ने input की थी वो display करवानी है कि वो कैसे store हुई हुई हैं array में। This is the second exercise। इसमें आपने एक एरे इनिशियलाइज करवाना है, सैम्पल एरे मैंने दे दिया, इट्स योर ओन चॉइस कि आप डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर लें, ठीक है। जब आप इस एरे को इनिशियलाइज कर लेंगे तो आपने इसके सारे एलिमेंट्स का सम भी फाइंड करना है और आपने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, एंड दिस शुड बी बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ लूप। इसको हार्ड कोड नहीं करना है कि सम वेरिएबल बनाया और n of 0, n of 1, n of 2 इस तरीके से नहीं करना। आप एक लूप डिजाइन करें और उसमें सम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। Moving onwards to the next topic जो कि jump statements हैं, these are a kind of the control statements। control statements हमने 3 types की पढ़ी हैं, हमारे पास selection statements होती हैं, iterative statements होती हैं, and then we have the jump statements। selection statements में हमने switch structure पढ़ा था जिसमें one of the jump statement we have already covered, but here is an example and formal definition of the break statement। jump statements में हमारे पास 2 scenarios हैं, एक break है, एक continue है, and then we have another scenario और another jump statement जिसमें go to भी आता है और वो भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। फिलहाल we are covering these 2, ठीक है। और these 2 statements are used for breaking the normal flow of a program
और जितनी भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। हम दोनों स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट आप तब यूज़ करेंगे, मोस्टली दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड विद इन द लूप्स और द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और आप इनको तब यूज़ करते हैं कि जब आप या तो लूप को इंस्टेंटली टर्मिनेट करना चाह रहे होते हैं, या फिर ये कि आप किसी भी लूप की एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना चाह रहे होते हैं कि आइट्रेशन नंबर 1 परफॉर्म हो जाएगी, 2 परफॉर्म हो जाएगी, थर्ड आइट्रेशन में कोई एक्शन नहीं लेना, जाहिर सी बात है इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कंडीशन, और उसके बाद फिर फोर्थ आइट्रेशन करें, फिर फिफ्थ आइट्रेशन करें, फिर सिक्स्थ आइट्रेशन करें। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक आपका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि आप एक लूप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें जितने भी मेंबर्स विद इन द डेटा आपके पास स्टोर हुए हुए हैं, आप उनकी एज पे एक लूप रन करना चाह रहे हैं, और नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू रन फॉर ऑल द एज्ड ग्रुप पीपल, बट ये कि इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द लूप जैसे ही आपके पास एज 65 का कोई मेंबर आता है। ठीक है, और सेकंड एक ये हो सकती है कि आप एक लूप रन कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपके पास फर्स्ट पर्सन हैविंग द एज 20 आए, तो उसके बाद फिर आप या तो टर्मिनेट कर लें या फिर ये कि आप रिमेनिंग लूप स्किप कर लें। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज में आप यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं। हियर इज द फॉर्मल डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट लूप। लूप्स हमने 3 तरह की पढ़ी हैं, या फिर ये कि आप स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स सिनेरियो के अगेंस्ट यूज होता है, सो दैट मीन्स कि अगर आप इसको स्विच में यूज कर सकते हैं तो आप इसको इफ एल्स में भी यूज कर सकते हैं, और आप इंस्टेंटली टर्मिनेट करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन को, कि इससे आगे कुछ भी ना टेस्ट हो और वापस भी ना जाएं और फिर से चेक भी ना करें कंडीशन इस लूप में। So break is a keyword. All small semicolon at the end is part of the syntax. So this is how the break statement works from within the loops. अगर while loop में देखें तो within the while loop there is a condition जिसकी वजह से this is going to break the execution of this particular while loop. अब देखें if statement ये है, closing curly braces of if statement is this, लेकिन आपकी break statement की वजह से only current structure break नहीं हो रहा, all the मतलब the whole loop is breaking. इसके बाद हम वापस नहीं जाएंगे इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, हम instantly we are going to terminate this loop अगर हमारी ये particular condition true हो जाएगी। Same as the scenario for do while loop. नोट करें कि आप नॉर्मली अगर ब्रेक लिख देंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट कंडीशन नहीं होगी, तो दैट मीन्स कि पहली इटरेशन के दौरान ही आपकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी और यू आर गोइंग टू जंप हियर, सो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन और सम काइंड ऑफ अ कंडीशन। देन आप फॉर लूप में देखें, विद इन द फॉर लूप बॉडी देयर इज अ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वी टर्मिनेट दिस फॉर लूप। दिस इज हाउ अ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स। ओके, सो एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि हम जितने भी नंबर्स यूज़र एंटर करेगा हम उनको हम यूज़र से ले लेंगे अनलेस एंड अनटिल के यूज़र हमें इनपुट में 0 असाइन कर देता है या 0 एज अ वैल्यू दे देता है। तो इस तरह का प्रोग्राम अगर हमने डिज़ाइन करना हो कि वी डिज़ाइन अ वाइल लूप, और यहाँ पे नोट करें कि हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन किस तरीके से होगा। मेन फंक्शन की बॉडी में हम आएंगे, हम 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे हैं, both of these variables are float variables। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द while condition। अच्छा, अब कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रू। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस इज गोइंग टू बी एन इन्फिनिट लूप अगर आप कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट विद इन दिस लूप नहीं दे रहे। ठीक है, हमारी इस पर्टिकुलर लूप में देयर इज अ ब्रेक स्टेटमेंट, सो वी नो कि अगर while लूप की एक कंडीशन टेस्ट हो रही है तो विद इन द लूप भी एक और कंडीशन टेस्ट हो रही है, और अगर ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई भी जंप स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है विद इन द लूप, तो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन एन इन्फिनिट लूप। इसको अभी हम ड्राई रन कर रहे हैं, तो हम ड्राई रन करें तो देखते हैं साथ साथ कि हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन, अगर हमने यहाँ पे ट्रू एज ए कीवर्ड दे दिया तो दैट मीन्स कि दिस लूप इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास नेक्स्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, इट इज दिस स्टेटमेंट, स्क्रीन पे एंटर अ नंबर डिस्प्ले होगा एंड आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू वेट फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि यूजर नेम फर्स्ट हमें 5 एज एन इनपुट दे दिया, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे आ जाएगा और टेस्ट होगा 5 इज नॉट इक्वल टू 0। यस, 5.0 की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट नंबर हम एज यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो 5.0 इज नॉट इक्वल टू 0.0। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम 0.0 जो कि हम सम की वैल्यू
में स्टोर किया हुआ था हमने, उसमें 5 ऐड करेंगे और हम सम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करके अब हमारे पास 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इज कंसिडरिंग कि यूजर ने 5 एज एन इनपुट दिया। ओके, यहाँ से हमें इफ स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू गो बैक, टेस्ट दिस कंडीशन, yes it is true. We are going to ask the user to enter a number again. Next time let's say यूजर ने 0.0 एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन टेस्ट होगी, इफ नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0.0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यस द नंबर इज 0.0, सो वी आर गोइंग टू गो हेयर। ठीक है, व्हेन वी गो हेयर, नाउ ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कि जो हमारी लूप का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से इट इज गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। दिस इज हाउ a break statement acts. Moving onwards to the next jump statement, it is the continue statement, और ये एक loop iteration को skip करने के लिए use की जाती है और it is also based on some kind of a condition. Continue keyword and all small semicolon is part of the syntax. This is how it works कि अगर आपके पास एक loop body होगी तो जहाँ पे भी continue का keyword मिलेगा, it is not going to jump here जैसे कि break में हो रहा था, it is going to go back और टेस्ट दिस एक्सप्रेशन अगेन। अब गो बैक का फायदा ये है कि इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के बाद में भी इट इज पॉसिबल कि देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स जो विद इन द लूप बॉडी एग्जीक्यूट, लेकिन कंटिन्यू की वजह से जो कि एक जंप स्टेटमेंट है, the rest of the part of a loop is not going to execute. It is going to skip that particular part और वापस जाके next condition, next time condition test होगी और उसके बाद फिर it is going to execute the remaining part of the loop. इसको by example देखते हैं। जैसे कि हम 1 से 10 तक इंटीजर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 6 और 9 ना डिस्प्ले हो, बाकी सारे के सारे इंटीजर्स डिस्प्ले हो जाएं। रन करते हैं फॉर फर्स्ट आइटरेशन कि इनिशियली आई वेरिएबल इज लेट मी जस्ट चेंज इट टू हियर, इनिशियली आई वेरिएबल इज 1, सो मेमोरी में इसकी इनिशियल वैल्यू इज 1, कंडीशन इज ट्रू, यस 1 इज10, so we enter। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि if I equals to 6 और I equals to 9, both the condition are false, so this loop is not going to execute। हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे और this is a display statement जिसमें हम स्क्रीन पे I की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। This is going to be 1 displayed onto the screen and because of the horizontal tab हमारे पास 4-5 स्पेसेस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इट्स अ फॉर लूप, सो वी आर गोइंग टू गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड वी आर गोइंग टू अपडेट आवर इंक्रीमेंट वेरिएबल और इसको हम बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं और दिस इज गोइंग टू बिकम 2। फिर जाए कंडीशन टेस्ट करें, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू, वी गो इनटू द लूप बॉडी, वी टेस्ट I is less than sorry I is equal to 6 or I equals to 9, no, I की वैल्यू मेमोरी में 2 है, this condition is false, we do not execute this part, we go here display C4 space screen पे। ठीक है, so moving on to the next iteration, 3 होगा, 4 होगा, 5 टेस्ट होगा and then जब I की वैल्यू मेमोरी में 6 हो जाएगी, ठीक है, so जैसे जैसे 3 4 एंड 5 पे कंडीशन 2 होगी, ये सारे के सारे नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू यस, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो वी आर गोइंग टू एंटर दिस लूप बॉडी और अब क्या होगा, बिकॉज दिस इज जंप स्टेटमेंट, इट इज गोइंग टू गो बैक एंड टेस्ट दिस कंडीशन अगेन। नेचुरली लूप बॉडी में हमारे पास फॉर लूप के केस में हम कंडीशन पे नहीं जंप करते होते, हम लूप बॉडी के बाद हम इस पार्ट पे जंप करते हैं, सो इट इज गोइंग टू जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो कंटिन्यू एज ए कीवर्ड हमने आई की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई, बल्कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लूप जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद में आ रहा था उसको हमने स्किप कर दिया। ठीक है, सो वी गो हियर, वी फिर हम कंडीशन टेस्ट करेंगे, 7 इज लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू होगी, लूप बॉडी एंटर करें, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 7 is going to be displayed onto the screen and then 8 is going to be displayed onto the 9 के फिर हमारे पास कंटीन्यू स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ से वापस यहाँ हम इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, एट द एंड में हमारे पास 10 स्क्रीन पे डिस्प्ले। सो दिस इज हाउ द कंटिन्यू
एंड हम एक लूप आइटरेशन स्किप करने के लिए कंटीन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं।